नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हमारा डीटीपी न्यूज़ और वंदे भारत से। मैं हूं नरेश कोठारी। आज मैं आपको बताता हूं कि देश में जिस तरह से आरक्षण के प्रति राजनीति हो रही है और जिस तरह से धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। क्योंकि मैं मोटिवेशनल के तौर पे भी काम करता हूँ, करियर मार्गदर्शन के तौर पे भी काम करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि देश हमारा जो भारत देश है, इसमें हर व्यक्ति आगे बढ़े। हर व्यक्ति बेहतरीन है, हर व्यक्ति जन्म से खराब नहीं होता है, अपराध युक्त नहीं होता है। क्योंकि आज़ादी के बाद से लेकर और आज तक हम देख रहे हैं कि लगातार देश में अपराध, नशा, फ्रॉड, ठगी जिस तरह से हो रहे हैं, हम इससे बड़े चिंतित हैं। और हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे पहले हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो अपने आसपास का माहौल ठीक रखे। यानी मित्रों, यदि हमारे आसपास बेहतर रहेगा, माहौल अच्छा रहेगा, तो मेरे ख्याल में देश आगे बढ़ेगा। आप समझ सकते हो कि हमारे देश से जनसंख्या की दृष्टि से चाइना हमारे देश से ज़्यादा जनसंख्या वाला देश, लेकिन वहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं, वहाँ की जो रूल रेगुलेशन है यानी कानून व्यवस्था, वो भारत से अच्छी होने की वजह से आज वहाँ हर व्यक्ति डेवलप की ओर है। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का रहा है भारत का, जिसे हम सोने की चिड़िया, क्योंकि हमने जब पढ़ाई करते थे तो हमको पढ़ाया गया कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और सोने की चिड़िया। लेकिन इस सोने की चिड़िया को किसकी नज़र लगी? आखिर ऐसा क्यों हुआ? आज भी धर्म, जाति, इस तरह के राजनीतिक होना अपने आप में एक विचारणीय प्रश्न है। क्योंकि हर व्यक्ति एक दूसरे से ताल्लुक़ रखता है, हर काम एक दूसरे के साथ साझा होता है। यानी कि कोई फल बेच रहा है तो कस्टमर लेने वाला व्यक्ति हिंदू भी हो सकता है, कोई अदर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन वहीं बात करें हम देश, धर्म और जाति, कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज रहते हैं जिससे कि एक राजनीतिकरण, एक वोट की राजनीति इस देश की बड़ी समस्या रहती है। मित्रों, देश के आगे बढ़ना है, हर व्यक्ति का अधिकार भी है कि वह शिक्षित होकर के अपने स्वरोजगार युक्त कहीं ना कहीं जीवन को बेहतर बनाए। लेकिन आज भी हमारे देश में 80 करोड़ ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि आज 2026 की स्थिति ये है कि 80,000 से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, जबकि भारत की जो जनसंख्या है लगभग डेढ़ अरब। यानी हम आखिर क्या कर रहे हैं? इसलिए हमारा जो भाईचारा है, तालमेल है, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों की वजह से खराब होता जा रहा है। मेरा आज बोलने का सीधा सीधा अर्थ है कि जब भी कोई इंसान जन्म लेता है तो वह मनुष्य के रूप में जन्म लेता है और दो ही जाति परमात्मा ने बनाई है, स्त्री और पुरुष। इसको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। और जब तक हम खुद प्रयास नहीं करेंगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। यानी कि हमको जीवन में कोई व्यक्ति झुग्गी झोपड़ी में भी पैदा हो सकता है, कोई राजमहल में भी पैदा हो सकता है, लेकिन इस राजनीतिक तुष्टीकरण से बड़ा ही तालमेल बिगड़ता है जाति और धर्म के नाम पर। और इसका सीधा सीधा फायदा जो मिलता है वो राजनीतिक लोग इसका फायदा उठाते हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, इस तरह से लोगों को आपसी तालमेल खराब करने की। इसलिए मेरे भारत के समस्त देशवासियों से हाथ जोड़कर विनम्र विनती है कि जीवन
हमें मिला है, इस जीवन को बेहतर बनाएं, धर्म जाति से न लड़ें। धर्म जाति के आधार पे लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं अपना समय बर्बाद कर रहे हो। और सबको इकट्ठा होकर के, क्योंकि आप समझ सकते हो कि जिनको हम वोट के द्वारा चुनते हैं, चाहे वो विधायक हो या सांसद, हम छोटे से कस्बे में रहते हैं, वहां पे एक प्रधान हो गया, पार्षद हो गया, नगर निगम हो गया, जितने भी चुनाव प्रणाली होती है, ये जाति धर्म के आधार पे अगर हम किसी को वोट देते हैं तो हमसे बेवकूफ कौन है। योग्य व्यक्ति, अगर कोई भी नेतृत्व का प्रधान अच्छा हो तो योग्य व्यक्ति को हमें आगे बढ़ाना चाहिए अपना राजनीतिक क्षेत्र में भी, क्योंकि एक चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो या आपका क्षेत्र का विधायक हो या आपका प्रमुख प्रधान या पार्षद, कोई भी व्यक्ति जो आपको यानी कि आम जनमानस को लगता है उक्त व्यक्ति बेहतर है हमारे समाज के लिए, उसको ही वोट दें, उसको आगे लाएं। लेकिन होता अभी तक ऐसा जा रहा है विगत इतने सालों में कि जिसको हम चुनते हैं वह सिर्फ अपना हमें यूज करके यानी हमारे वोट की वैल्यू खत्म करके वो बड़े बड़े वादे होते हैं चुनाव में, और लास्ट जो नतीजा निकलता है कहीं ना कहीं वो अपने आप में तो उनको पूरी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन उसके बाद आम जनता को भूल जाते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। तो इसी के लिए हमें देश का कानून व्यवस्था को कि सबके लिए एक जैसा कानून हो, कठोर कानून नहीं, सख्त कानून। क्योंकि कानून एक ऐसी चीज है कि यदि कोई नेता हो या अधिकारी हो, कोई भी हो, अगर वो भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसके ऊपर तुरंत जो है कार्रवाई हो। आज भी भारत में आप कहीं पे चाहे तहसील स्तर पे जाओ या कहीं किसी भी स्तर कोर्ट के माध्यम से कहीं पे भी आप देख रहे होंगे, अगर आपको संज्ञान होगा, आपने खुद आपके साथ हो रहा होगा कि कहीं भी बिना लेन देन के कोई कार्य नहीं होता। आखिर क्यों? आप समझ सकते हो कि आज करप्शन यानी भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि वह बिना लिए दिए कार्य नहीं होता, जिसका फलस्वरूप यह है कि उसका सारा बोझ आम व्यक्ति को झेलना पड़ता है। इसलिए देश में स्थिति बिगड़ती जा रही है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, और हम अभी तक जिनको अपना मार्गदर्शक मानते हैं, राजनीति में ये जिनको अपना नेतृत्व देते हैं, क्योंकि इसी भ्रष्टाचार के कारण ये जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, दल हैं, नेता हैं, ये अपना फायदा उठाते हैं। यानी पब्लिक को मोहरा बना करके जाति धर्म के आधार पे और अपना निजी स्वार्थ संभालते हैं। तो ये दुर्भाग्य है। आप समझ सकते हो, देश की सबसे बड़ी परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा गठित होती है और उसमें किसी प्रकार का यानी जो प्रश्न पत्र होता है वह एक होता है, यानी आप कहाँ से किस बोर्ड से आपने शिक्षा ली है, कहाँ से आपने किस फील्ड से आपने शिक्षा ली है, किस प्रदेश से ली है। लेकिन वहाँ पेपर जो बनता है वह किसी अलग तरीके से, आप इंग्लिश मीडियम से हो, आप हिंदी मीडियम से हो, या किस प्रकार से हो, आप एक तरफा यानी कि वो एक प्रश्न पत्र ऐसा बनता है जिसको कि उत्तीर्ण करने वाला व्यक्ति, पास करने वाला व्यक्ति अधिकारी बनता है, यानी आईएएस, जो कि सर्वोच्च परीक्षा है। यानी कि हमारा जो पाठ्यक्रम है, शिक्षा प्रणाली है, वह भी एक जैसी होनी चाहिए। यानी जब सबसे महंगी और सबसे बड़ी एग्जाम भारत की संघ लोक सेवा आयोग द्वारा गठित होती है, तो उसका प्रश्न पत्र जब एक जैसा प्रारूप में आता है तो फिर अलग अलग बोर्ड क्यों, अलग अलग शिक्षा नीति क्यों? तो इस पर भी गहन चिंता करने का विषय है। इसलिए हम देशवासियों से कहते हैं एक कानून होना बहुत जरूरी है। दूसरे नंबर पे हमारी शिक्षा, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि बेसिक शिक्षा स्टैंडर्ड तक सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए। अब उसके बाद यानी कि किसी के क्षेत्र में चॉइस है तो किसी का सब्जेक्ट लेकर मास्टरी कर सकता है, यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में जा सकता है, किसी के अलग अलग तरीकों को सीख सकता है, यानी खेती संबंधी।
ठीक है? तो किसी को मॉडलिंग में जाना है, तो कला के क्षेत्र में वो लोग अपना करियर बना सकते हैं। किसी को मेडिकल में जाना है, तो वहाँ से वो मास्टरी कर सकते हैं और उस क्षेत्र में अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। होगा क्या कि हर व्यक्ति को अपने टैलेंट के आधार पे रोज़गार मिलेगा और प्रतिभा टैलेंट के माध्यम से शिक्षा में रुचि बनेगी। यानी ज़बरदस्ती बोझ बन कर के शिक्षा नहीं लेनी पड़ेगी। तो अगर हमारी शिक्षा ऐसी व्यवस्था रहेगी, तो देश में फिर आरक्षण का कोई भी वजूद नहीं रहेगा। यानी आरक्षण हमको कमजोर बना रहा है और आरक्षण के बलबूते राजनीतिक दल पार्टियां लाभ ले रही है। यानी अपना एक सर्वे है जिसमें राजनीतिक दल हमेशा कमजोर वर्ग, विशेष वर्ग, एससी, एसटी और तमाम ऐसे लोगों को प्रलोभन देते हैं कि आपके लिए ऐसा करेंगे एग्जाम में या आपके जॉब में आपके लिए ये कैटेगरी रहेगी, इतना परसेंट छूट रहेगा। लेकिन मित्रों, इससे देश का नुकसान है और कुछ नहीं, क्योंकि प्रलोभन हमारे लिए घातक है। देश को आगे बढ़ना है, देश को समृद्ध बनाना है, तो योग्य व्यक्ति को अपनी प्रतिभा के अनुसार ही उसका चयन होना चाहिए। यानी किसी को मेडिकल फील्ड में चॉइस है, तो अगर उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी रहेगी, यानी उसका बेसिक जो शिक्षा अनिवार्य के बाद जो उसने पढ़ाई की है वो किसी भी वर्ग का हो, अगर उसमें प्रतिभा है, जज्बा है, तो सक्सेस हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी अगर चयन नहीं होता, तो भी स्वयं वह रोजगार देने वाला भी हो सकता है, अपना व्यापार में कामयाबी हासिल कर सकता है। यानी शिक्षा वही जो देश के काम आ सके, समाज के काम आ सके और खुद को रोजगार से जोड़ सके। तो हमारा ये भी मिशन है, क्योंकि देश में धर्म जाति की राजनीति से आम जनमानस परेशान है। वादे बहुत हैं, लेकिन वो कभी भी पूर्ण नहीं होते। ये जितने भी राजनीतिक लोग हैं, ये फॉर्च्यूनर बड़ी बड़ी गाड़ियों में काफिला के साथ लोग घूमते हैं, लेकिन कभी आम जनमानस की तरफ शायद सिर्फ वोट की राजनीति में उन्होंने देखा होगा, वादा किए होंगे, लेकिन आम जनमानस की समस्या जहाँ की तहाँ है। सिर्फ हमें इनके झंडे डंडे उठाने के लिए, साथ में इनके फॉलोअर यानी कि हम इस पार्टी से संबंध रखते हैं, हमारा नेता ऐसा है, ये सिर्फ ये चाहते हैं कि हमेशा ये लोग ऐसा ही सपोर्ट करते हैं। तो समय आ चुका है, देश को बेहतर बनाना है, हर व्यक्ति को अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, क्योंकि हमें जाति धर्म के आधार पे बांटने का जो प्रयास किया जाता है वो सरासर गलत है। एक और चीज मित्रों, जब किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है, बच्चा पैदा होता है, तो उसके संस्कार यानी भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा उसका नाम भी नहीं रखा जाता। यानी कि हम खुद ही डिसाइड करते हैं कि हमारे बच्चे का नाम ये होगा। उसके बाद उसके माता पिता की जिम्मेदारी होती है कि वह किस प्रकार की शिक्षा बच्चे को दे। तो शिक्षा के बाद धीरे धीरे उसको चरित्र के आधार पे, यानी अगर सही मार्गदर्शन में उसको शिक्षा दी जाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि अपराध बढ़ेंगे, बल्कि अपराध घटेंगे। लेकिन यही धर्म जाति की परिभाषा के साथ अपराध बढ़ रहे हैं, लोग किस तरह से परेशान हो रहे हैं, सुरक्षित नहीं हैं। इसके लिए हमारी शिक्षा भी बड़ी जिम्मेदार है। यानी कि शिक्षा को बहुत सुधार की आवश्यकता है। जब एक शिक्षा होगी, सबके साथ समानता होगी, तो ये सब चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। इसमें विचार करने की आवश्यकता है। यानी सर्वप्रथम हमें खुद पे काम करना पड़ेगा। अगर हम खुद पे काम करेंगे तो हमें ये साफ स्पष्ट लगेगा कि मेरा पड़ोसी ही मेरा कार्य आ रहा है, चाहे वो मेरे आसपास किसी की ठेली हो, रेहड़ी हो या कोई आसपास पड़ोसी कोई भी हो, सर्वप्रथम वही मेरी मदद करेगा। इसमें धर्म जाति का सवाल नहीं। इसलिए जो राजनीतिक है, पार्टियां हैं, कि बार बार धर्म जाति को लेकर के और हमारे बीच में इस तरह का भेदभाव कर देते हैं, जिससे कि
इनकी रोटी तो सिक जाती है। कहीं न कहीं ये कामयाब होते हैं, आम जनमानस परेशान होता है, आपस में विवाद होता है, आपस में तुष्टीकरण होता है। ये सब उचित नहीं है। यानी अगर कोई स्वीपर है, अगर वह सफाई कर्मचारी है, तो उसका भी सम्मान होना चाहिए। क्योंकि वह अगर एक दिन आपके क्षेत्र की, आपके आसपास की सफाई नहीं करता, तो आप समझ सकते हो कि आपके क्षेत्र की हालत क्या होने वाली है। इसलिए हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है, हर काम भी अलग अपना महत्व रखता है। हर व्यक्ति को समझना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह की आज राजनीतिक चीजें होती हैं, आई हैं कि धर्म और जाति के आधार पर, कार्य के आधार पर नहीं, धर्म जाति के आधार पर, तो ये सरासर गलत है। यानी कहने का अर्थ ये, हर व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए। धर्म जाति से ऊपर हम लोग इंसान हैं और हमारा पहला कर्तव्य है कि हम अपने आप को इंसान बना के रखें और साथ में अपने आसपास का माहौल भी मिलनसार और एक दूसरे के सहयोग के साथ आगे बढ़े। मेरे पूरे देशवासियों से अपील है कि वह अपना समय नष्ट ना करें। कहने का अर्थ ये है कि हर दिन, हर समय कीमती होता है और जिस तरह से हम लोग आंदोलन करते हैं और मजबूर हो जाते हैं, हम लोग आंदोलन करते हैं, आंदोलन के लिए मजबूर कर दिया जाता है, उससे आर्थिक स्थिति भी बिगड़ती है, आम जनमानस का स्वाभाविक खराब होता है और आखिर राजनीतिक दल यही था। इसलिए खुद पर विचारणीय सवाल है, ये विचार करने योग्य प्रश्न है। और आज हम लोग सिर्फ एक ही मांग हम सरकार से भी, क्योंकि कोई भी प्रस्ताव होता है मित्रों, वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पास होकर के पारित होता है। लेकिन आजादी के इतने समय के बाद, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सरकार किसी की भी रहे, इस आम आदमी के लिए क्यों अभी तक इनकी समस्याओं को लेकर आखिर आम व्यक्ति क्या चाहते हैं, किसी ने आज तक ये मुद्दा उठाया है। इसलिए हम मनुष्य हैं, नागरिक हैं देश के, सबके लिए एक जैसी शिक्षा हो, सबके लिए एक जैसा कानून, यानी गरीब के लिए वही कानून, अमीर के लिए वही कानून। क्योंकि अभी तक जो भ्रष्टाचार के आगे बढ़ रहे हैं, यानी भ्रष्टाचार करके गलत तरीके से सरकार के साथ या देश की संपत्ति के साथ छेड़छाड़ कर करके जो अपराध के तरीके से, गलत तरीके से पैसा जमा कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं, तो वो उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। और एक आम आदमी के साथ झूठे मुकदमे, फर्जी एफआईआर, फर्जी तरीके से फंसाना, ये सब चीज़ें आसानी से देखी जा सकती हैं। एक ही भूमि की कई रजिस्ट्रियाँ हो जाती है, भूमि काबिज हो जाती है। ऐसे बहुत सारे मामले हमने देखे हैं। क्योंकि ये कानून व्यवस्था कमज़ोर होने के कारण से इसका फायदा उठाया जा रहा है। तो हम चाहते हैं देश सशक्त बनेगा तभी जब शिक्षा और कानून व्यवस्था दृढ़ होगी। एक संविधान, एक देश, एक कानून व्यवस्था। क्योंकि भ्रष्टाचार को हमें जड़ से मिटाना होगा और उसके लिए जब तक सख्त कानून नहीं बनता तब तक पॉसिबल नहीं तो गरीब और गरीब होता जाएगा और अमीर होता जाएगा। और ये मैं दावा के साथ कहता हूँ कि जब तक आम जनमानस जागरूक नहीं होगा, ये कानून लागू नहीं होंगे। क्योंकि कोई भी नहीं चाहता आम जनमानस मजबूत। ये देश किसानों का देश है, कृषि का देश है। लेकिन यहाँ अगर बात करें तो एक आम किसान आज भी गरीब है। कई किसान आत्महत्या कर लेते हैं कर्ज के बोझ के नीचे और सरकार कोई संज्ञान नहीं ले पाती। हम चाहते हैं किसानों के साथ ऐसा न हो। जो किसान देश के लिए कृषि कार्य कर रहे हैं, उनको अगर फसल नुकसान हो जाती है, किसी तरह से कोई परेशानी होती है, तो उन्हें मदद होनी चाहिए, उनका ऋण मुक्त होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। यानी हमारा सीधा उद्देश्य यह है कि यदि किसी भी वर्ग का हो, जाति धर्म का हो, लेकिन यदि वो कमजोर व्यक्ति है, आर्थिक तौर से गरीब है,
उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य, भरण पोषण एक कैटेगरी में उसको लाना चाहिए। रोजगार पूरक उसको देनी चाहिए ताकि आत्मनिर्भर बन सके, मजबूत बन सके, स्वावलंबी बन सके। यदि ये कानून इस तरह से बन जाता है तो 100% देश आगे बढ़ेगा। नहीं तो इसी तरह से हम आंदोलन करते जाएंगे, अपराध इस तरह से बढ़ते रहेंगे, क्योंकि आज भी कई ऐसे लोग हैं जो पढ़ लिख करके उसके बाद अपराध की दुनिया में चले जाते हैं। ये बड़ा शर्मनीय बात है। कुछ लोग नशा की प्रवृत्ति में नशा ड्रग सप्लायर बन जाते हैं, कुछ नशेड़ी बन जाते हैं। अपराध की बहुत सारी चीजें हैं, कौन इनको यूज करता है आप समझ सकते हैं। इसलिए देश में सशक्त कानून होना जरूरी है। इसमें हम किसी भी पार्टी का समर्थन, भेदभाव या किसी प्रकार की कूटनीति की तरह हम बात नहीं करते। हम देश की आम नागरिक की भाषा में बात करते हैं, क्योंकि सवाल देश का है, निष्पक्ष और निडर सवाल है, आम जनमानस के हित में है और हित के लिए लड़ना पड़ेगा। लड़ना इसलिए कि एक संविधान, एक कानून बन जाए। तो यदि किसी भी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति खराब होती है तो एक पूरी पारदर्शिता के साथ कानून सख्त होगा, उसमें फ्रॉड नहीं होगा। देश में आज भी आप समझ सकते हो कि देश में लगभग आयुष्मान कार्ड भी सरकार चलाती है, लेकिन आयुष्मान कार्ड के साथ कितने फ्रॉड धोखेबाजी हो रही है, क्योंकि सरकार के द्वारा जो सरकारी हॉस्पिटल है उनकी बात करें तो उनसे रेफर सेंटर, यानी वो रेफर सेंटर हो रहे हैं प्राइवेट में। तो सरकार अपने सरकारी हॉस्पिटल को क्यों ठीक नहीं करती? सवाल ये कि हमारी जो सरकारें हैं वो गवर्नमेंट यानी सरकारी जो हॉस्पिटल हैं, सरकारी स्कूल हैं, इस पर क्यों इसको बेहतर नहीं बनाते? ये विचारणीय प्रश्न है। इसी तरह बिजली है, स्मार्ट मीटर जो लग रहे हैं, इससे एक जनता में असुरक्षा का भाव है, क्योंकि यह निजीकरण हो रहा है। यानी अगर बिजली किसी कंपनी का निजी संपत्ति है, वो अपने हिसाब से बिल, अपनी बिजली का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, निर्धारित की जा सकते हैं। और यदि आप उसका शुल्क तय सीमा तक नहीं जमा करते तो वो बिजली कट हो सकती है। जैसे एक उदाहरण के लिए आपका मोबाइल है, जिसमें आप 1 महीने का रिचार्ज करते हो तो 200 रुपये आपका लग रहा है, और आपने समय तिथि पर अगर मोबाइल का रिचार्ज नहीं किया तो आपकी सेवा बंद हो जाती है। तो आने वाला समय भी ऐसे हो सकता है, चाहे वो आम आदमी हो चाहे कोई भी व्यक्ति। तो हमें आम आदमी के लिए हम जो बात कर रहे हैं, हम हर व्यक्ति के लिए बात कर रहे हैं, कानून मजबूत बने, कठोर बने, सख्त बने और आम जनमानस के हित में बने। और साथ में जो आर्थिक तौर पे कमजोर व्यक्ति हैं, परिवार हैं, उनकी भरण पोषण से लेकर के शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य अब जो है निश्चित। तो मित्रों, आप को यदि ये हमारी बातें सही लगी तो आप जो है आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और देश को बेहतर बनाना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी से हम एक नए भारत मिशन की शुरुआत कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बने रहें, देखते रहें हमारे साथ टीटीवी न्यूज़। धन्यवाद।